हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 हिंदी के जो अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो हम आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। यदि आप आज की इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो मैं गारंटी लेता हूं कि आपको 70 में 70 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम उन्हीं प्रश्नों के बारे में बात करने वाले हैं जो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन कईयों बार रिपीट हुआ है। आपको इस वीडियो को पूरा जरूर देखना है और जितने भी क्वेश्चन मैं बताने वाला हूं आपको सभी क्वेश्चन को 16 फरवरी से पहले अच्छे से तैयार कर लेना है, जिससे कि बोर्ड एग्जाम में आपके एक भी नंबर जो है वो कटे ना, एक भी क्वेश्चन आपका छूटे ना। तो चलिए सीधे अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक करके जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको हम देखते हैं। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह है कि निम्नांकित गद्यांशों में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी ये जो प्रश्न है वो बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर का पूछा जाएगा। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। तो इस प्रश्न को मैं बताने वाला हूँ, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको इसको भी तैयार कर लेना। देख सकते हैं इस तरीके से प्रश्न आएगा। तो पहला ही प्रश्न रहेगा कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यानी कोई 2 गद्यांश आपको दिया जाएगा, एक तो ये हो गया और एक इधर है और एक मैं दिखा रहा हूं आपको। तो 2 गद्यांश आपको दिए जाएंगे और उसमें से आपको कोई एक करना रहेगा। देख सकते हैं अथवा लगा हुआ है, एक नीचे भी दिया हुआ है। तो कहने का मतलब यही है कि इस प्रश्न के अंतर्गत कुल 3 प्रश्न रहेंगे, कुल 3 प्रश्न रहेंगे और 2-2 नंबर के रहेंगे। एक तो प्रश्न रहेगा गद्यांश का संदर्भ लिखिए, दूसरा रेखांकित यानी जो अंडरलाइन वाला भाग है इसका व्याख्या करना है, और तीसरा क्वेश्चन इसी से रिलेटेड रहेगा। इसी में से जो गद्यांश है उसी में से एक प्रश्न पूछ लिया जाएगा। तो कुल 3 प्रश्न रहेंगे, जिसमें से 2 प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहते हैं, एक संदर्भ और दूसरा रेखांकित अंश की जो है वो व्याख्या। तो इस तरीके से प्रश्न पूछा जाएगा। तो सबसे महत्वपूर्ण गद्यांश हम लेते हैं, एक गद्यांश है ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। तो इसको कैसे करना है, तो जैसे कि ये मेरा गद्यांश है कि कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी जो है वो क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी, जो उसे दिन दिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी, और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बाहु के समान होगी, जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। तो ये गद्यांश जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इस पर 2 प्रश्न, तो हर एक गद्यांश में आपको 2 प्रश्न बिल्कुल रहेगा, बिल्कुल सेम है वही आएगा, एक संदर्भ और दूसरा रेखांकित अंश की व्याख्या। तीसरा क्वेश्चन तो इसी से रिलेटेड रहता है, वो तो ईजिली हो जाता है। तो मैं वही बताने वाला हूँ कैसे आपको लिखना है। चलिए, तो जैसे पहला प्रश्न है, तो पहला प्रश्न ये है कि उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ आपको कैसे लिखना है ये बहुत ही मायने रखता है। तो आपको ऐसे लिखना है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित ये मित्रता शीर्षक नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। मैंने रेड पेन का यूज किया, आपको रेड पेन का यूज नहीं करना, ब्लैक पेन का यूज करना, बढ़िया हेडलाइन कर देना है कि वो दिखे। तो इस तरीके से आपको संदर्भ लिखना है, 2 नंबर आपको इसका मिल जाएगा। तो संदर्भ आपको ऐसे ही लिखना है, ज़्यादा कुछ काट पीट नहीं करना है, ऐसे ही लिखना है संदर्भ कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित मित्रता शीर्षक नामक पाठ से लिया गया। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। अब देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या कह रहा है। दूसरा प्रश्न ये है कि रेखांकित अंश की जो है व्याख्या कीजिए। ये दूसरा प्रश्न आपका रहेगा, मैंने आपको दिखाया इधर। ये दूसरा प्रश्न हम ये रहेगा कि इस तरीके से देख सकते हैं कि गद्यांश के रेखांकित अंश की जो है व्याख्या कीजिए। ये दूसरा क्वेश्चन आपको बिल्कुल ऐसे ही मिलेगा बोर्ड एग्जाम में। चलिए, तो कैसे इसको लिखना, जो ये चीज़ आपको अंडरलाइन दिख रहा है इसी का आपको व्याख्या करना। अब आप कहेंगे कि रेखांकित अंश की व्याख्या कैसे की जाती है, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो रेखांकित अंश की व्याख्या से पहले आप क्या करना है, उस लेखक का नाम डाल देना है जिसने जो ये गद्यांश है, जिस लेखक के मतलब जिस पाठ से लिया गया उसके लेखक कौन है। शुरुआत में आपको लेखक का नाम डालना है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, या यहाँ पे कोई और लेखक हो सकता था तो उसके अनुसार आपको लिखना है। फिर आपको व्याख्या करनी है। तो रेखांकित अंश की व्याख्या की शुरुआत कहाँ से करनी है, लेखक के अनुसार से करनी है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। और फिर जो ये चीज़ लिखी हुई है, जो अंडरलाइन हुआ भाग है, इसी को थोड़ा सा बड़ा करके लिख देना है, यानी इसी को अपनी भाषा में थोड़ा सा बड़ा लिख देना, बस और नहीं कुछ होता है। शुरुआत में आपको लेखक का नाम डालना है कि इसके अनुसार, और फिर इसी चीज़ को थोड़ा सा अच्छे से अपने भाषा में लिख देना, थोड़ा सा बड़ा रूप में लिख देना है, बस और कुछ नहीं करना रहता है। आपको रटना बिल्कुल भी नहीं है। देखिए कैसे लिखना है।
तो ऐसे लिखना है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार बुरी संगति भयानक रोग के समान है। यदि किसी युवक की संगति बुरी हो गई तो वह पत्थर की चक्की की भांति इसके पैरों में बन जाती है। ऐसा आपको लिखना है। फिर लिखना है वह गतिहीन हो जाता है, उसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है, वह दिन प्रतिदिन विनाश के गड्ढे में गिरता चला जाता है। किंतु यदि अच्छी संगति मिल जाए तो बुरी संगति में पड़ा व्यक्ति जो है वो गर्त से निकलकर गर्त का मतलब गड्ढा, गर्त से निकलकर सारी बुराइयों से मुक्त होकर प्रगति के पथ पर चलने लगता है। तो कहने का मतलब ये है कि बस आपको उसमें रटना नहीं है, जो चीज़ें अंडरलाइन है, जैसे कि ये वाला गद्यांश है, तो जितना भी चीज़ें अंडरलाइन है आपको लेखक का नाम डालना है और फिर इसी चीज़ को थोड़ा सा बड़ा लिख देना है। बस आपको रटना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि 2 नंबर का है तो ज़्यादा बड़ा भी नहीं लिखना है। और आपको ये जो मैंने बताया लेखक के अनुसार, और फिर इसी बात को लिखना है और थोड़ा सा अपने पास से थोड़ा बहुत इसको अच्छे से भाषा में लिख देना, थोड़ा सा तोड़ मरोड़ के बड़े रूप में इसको लिख देना अच्छे से, और आपको यहाँ से 2 नंबर आसानी से मिल जाएगा। तो यही करना है आपको रेखांकित अंश की व्याख्या में। और तीसरा प्रश्न ऐसे पूछा जाएगा इसी से कि कुसंग और अच्छी संगति में क्या अंतर है। तो एक क्वेश्चन और रहेगा, 2 तो अब मैंने आपको बताया, 2 तो बिल्कुल कन्फर्म है यही रहेगा। तीसरा एक सवाल कोई और आपको दे दिया जाएगा इसमें से। तो कुसंग पैरों में बंधी चक्की के समान होती है, परंतु अच्छी संगति सहारा देने वाली बाहुक के समान होती है। तो ये तीसरा प्रश्न रहेगा। तो ये पहला प्रश्न था, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मैंने 3 गद्यांश बताया था जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये दूसरा गद्यांश है, तो ये भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से, तो इसको आपको पढ़ लेना है। और मैंने बताया संदर्भ कैसे लिखना है, रेखांकित अंश की व्याख्या कैसे करनी है। तो अगर आप ऐसे करेंगे तो आपको फुल में फुल मार्क्स मिलेगा। चलिए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। और दूसरा प्रश्न ये है कि निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। तो ये भी प्रश्न बोर्ड एग्जाम में यानी पद्यांश से प्रश्न पूछा गया है। तो आप देख सकते हैं कि ऐसे प्रश्न रहेगा, दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर देना रहेगा। यानी पद्यांश से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, कुल 3 प्रश्न रहेंगे और 2-2 नंबर का रहेगा। तो 2 पद्यांश आपको दिया जाएगा बोर्ड एग्जाम में, कोई एक आपको करना रहेगा। तो ये सबसे महत्वपूर्ण पद्यांश है, ऊधो मन्ना भय ... नहीं जगदीश, ये आपको बुक में मिल जाएगा। तो ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण पद्यांश है। तो इसका संदर्भ कैसे लिखना है ये मैं आपको बताता हूँ। और एक आएगा रेखांकित अंश की व्याख्या। तो मैं इसका पूरा व्याख्या करा रहा हूँ। जैसे मान लीजिए ये मेरा एक पद्यांश लिखा हुआ है, तो ये जो इतना अंडरलाइन है बस आपको बोर्ड एग्जाम में इतना ही लिखना पड़ेगा, लेकिन मैं पूरा करा रहा हूँ क्योंकि आप पूरा याद करके जाएंगे तो जहाँ से पूछेगा, क्योंकि ये तो कन्फर्म नहीं कहाँ से पूछेगा अंडरलाइन वाला भाग, तो मैं पूरा व्याख्या करवा रहा हूँ आपको। तो इसका संदर्भ कैसे लिखना है आपको, ऊधो मन्ना भाई, ये पद्यांश बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण आपको तैयार कर लेना है। लिखना, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्यखंड में संकलित पद्य शीर्षक से उद्धृत है, जो महाकवि सूरदास द्वारा रचित सूरसागर महाकाव्य से लिया गया है। इस तरीके से आपको संदर्भ लिख देना है। और इसमें प्रसंग में भी आपको थोड़ा सा बता देना है कि उद्धव जी गोपियों को योग का संदेश देने के लिए मथुरा से गोकुल पधारे हैं। योग शिक्षा ग्रहण करने में गोपियाँ अपनी असमर्थता व्यक्त करते हुए कहती हैं। फिर इसमें व्याख्या, मैं पूरा व्याख्या करा रहा हूँ क्योंकि आप पूरा पढ़ लेंगे तो कहीं से भी आएगा कर लेंगे। अब बस एग्जाम में आपको पूरा नहीं करना पड़ेगा, मैं पूरा करवा रहा हूँ, लेकिन आपको एग्जाम में पूरा नहीं करना पड़ेगा। एग्जाम में जितना भाग अंडरलाइन रहेगा बस आपको उतना ही करना पड़ेगा, ये आपको ध्यान में रखना है, पूरा नहीं करना है एग्जाम में। लेकिन मैं यहाँ पूरा करा रहा हूँ, आपको पूरा याद करके जाना है, छोड़ना नहीं है। चलिए, तो हे उद्धव, हमारे पास 10-20 हृदय नहीं हैं कि उनमें से एक को ईश्वर की आराधना में लगा दे। तो मैं ये पूरा व्याख्या आपको करा रहा हूँ। उसके बाद में चलिए इस तरीके से लिखना कि हमारे पास जो एक हृदय है, हमारे पास जो एक हृदय था वह कृष्ण के साथ ही मथुरा चला गया। अब हम किस हृदय से तुम्हारे निराकार ब्रह्मा की उपासना करें। कृष्ण के बिना सारी इंद्रियां शिथिल पड़ गई हैं, जैसे बिना सिर का धड़ हो, श्री कृष्ण के आगमन की आशा में ही शरीर में श्वास जो है वो अटकी हुई है, और इस हालत में करोड़ों वर्ष तक हम जीवित रह सकेंगे। हे उद्धव, तुम तो श्याम सुंदर के घनिष्ठतम मित्र हो और सारे योगों के अधिष्ठाता हो। इतना जान लो कि नंदनंदन श्री कृष्ण के सिवाय हमारे लिए कोई दूसरा ईश्वर नहीं है। तो ये आपको बता देना है। चलिए, तीसरा प्रश्न ये है कि निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक का जो है वो जीवन परिचय एवं रचना लिखी। ये देख लीजिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ, 5 नंबर में ये प्रश्न आएगा। तो मैंने पिछली वीडियो में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का बताया था और इस वीडियो में मैं
देख लीजिए, इस तरीके से प्रश्न आएगा कि दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। 5 नंबर में बोर्ड एग्जाम में जो है पूछा जाएगा। चलिए इसको मैं बताता हूँ कैसे आपको करना है। तो इसमें सबसे अधिक जो महत्वपूर्ण है, मैंने पिछले वीडियो में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का बताया था और इस वीडियो में जयशंकर प्रसाद का बता रहा हूँ, ये भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो कैसे लिखना है, तो जीवन परिचय लिखने से पहले मैंने बताया था वीडियो में कि आपको संक्षिप्त परिचय देना है, क्योंकि एग्जामिनर इसको बहुत ही गौर से देखता है। इसमें नाम डाल देना है, जन्म, जन्मस्थान, पिता, शिक्षा, मृत्यु, रचना। आपको रेड पेन का यूज नहीं करना है, आपको ध्यान में रखना है, इसे ब्लू पेन का ही यूज करना है। तो नाम जयशंकर प्रसाद, जन्म कब हुआ, सन 1889 ईस्वी में हुआ। कहाँ पे हुआ, काशी उत्तर प्रदेश में। पिता का नाम देवी प्रसाद। कहाँ तक शिक्षा हुई थी, 8वीं तक। और मृत्यु सन 1937 ईस्वी। और रचनाएं चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, तितली। तो इस मतलब जीवन परिचय लिखने से पहले आपको इनका शॉर्टकट में परिचय देना, क्योंकि एग्जाम में इसको बहुत ही गौर से देखता है। चलिए अब इनके हम जीवन परिचय को देख लेते हैं। तो लिखना है जीवन परिचय। हिंदी साहित्य के सर्वश्रेष्ठ लेखक जयशंकर प्रसाद जी का जन्म सन 1889 ईस्वी में काशी के एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में हुआ था। इनके पिता श्री देवी प्रसाद सुंघनी साहू के नाम से विख्यात थे। उनकी दानशीलता और उदारता के कारण उनके यहाँ विद्वानों और कलाकारों का बराबर समादर हुआ करता था। इनकी शिक्षा का प्रारंभ घर पर ही हुआ। संस्कृत, फारसी, उर्दू और हिंदी की शिक्षा उन्होंने घर पर ही स्वाध्याय ने स्वयं से ही प्राप्त की। 12 वर्ष की अल्पायु में इनके पिता का देहांत हो गया। इनका अधिकांश जीवन जो है काशी में बीता और फिर सन 1937 ईस्वी में इनका जो है देहांत हो गया। तो इतना बड़ा आपको जो है वो जीवन परिचय लिखना है। फिर इनकी रचनाओं के बारे में बताना है। तो जयशंकर प्रसाद जी की प्रमुख रचना निम्नवत हैं: चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, ध्रुवस्वामिनी, कामायनी और लहर। तो इस तरीके से इनका जीवन परिचय बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण था। चलिए चौथे टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। और एक जो है वो कवि का भी पूछा जाएगा कि दिए गए कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। तो 3 दिया जाएगा कवि का, 3 मतलब दिए जाएंगे कवियों के नाम और किसी एक का जीवन परिचय जो है वो लिखना पड़ेगा आपको बोर्ड एग्जाम में। तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण तुलसीदास जी या सूरदास जी, आप किसी का भी तैयार कर सकते हैं। तो मैं सूरदास जी का बता रहा हूँ, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसमें भी आपको लिखना है संक्षिप्त परिचय। उसमें नाम भी डाल देना। जन्म सन 1478 ईस्वी में। कहाँ पे हुआ था, रोहतक में। पिता का नाम रामदास, गुरु वल्लभाचार्य। मृत्यु सन 1583 ईस्वी के लगभग। और रचनाएं कौन कौन सी, सूरसागर, सूरसारा वाली, साहित्य लहरी। तो ये सब चीज़ आपको पहले संक्षिप्त में डाल देना, क्योंकि एग्जामिनर इसको बहुत ही गौर से देखता है। इसलिए मैं हर वीडियो में कहता हूँ कि आपको संक्षिप्त परिचय जीवन परिचय से पहले जरूर बताना है। फिर आपको बताता हूँ जीवन परिचय कैसे लिखना है। अच्छी भाषा में लिखना है कि हिंदी साहित्य के सर्वश्रेष्ठ कवि सूरदास जी का जन्म आगरा से मथुरा जाने वाली सड़क के पास रुनकता नामक गांव में हुआ। रुनकता नामक गांव में सन 1478 ईस्वी में हुआ था। यहाँ पे छूट गया था तो यहाँ पे लिख दिया गया, आपको मैनेज कर लेना है। सूरदास सारस्वत ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए थे। 18 वर्ष तक निकटवर्ती ग्राम में रहकर संगीत का अध्ययन किए। सत्संग के प्रभाव से उन्हें धर्मशास्त्रों का ज्ञान हो गया। बचपन से ही विरक्त हो ये गऊ घाट पर रहने लगे थे। ये बात आपको बता देनी। ये वल्लभाचार्य के शिष्य बन गए और वहीं गोवर्धन पर्वत पर बने श्रीनाथ जी के मंदिर में कीर्तन करने के लिए रख लिए गए। उनकी मृत्यु पारसोली नामक ग्राम में सन 1583 ईस्वी के आसपास हुई थी। आपको ये भी चीज़ जो है बता देनी है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। और इनकी प्रमुख रचना, एक पूछता है, मैंने 3 बता दिया है। तो इनकी प्रमुख रचना निम्नलिखित है कौन कौन सी, सूरसागर, सूरसारा वाली, साहित्य लहरी। तो इतना बड़ा आपको उनका जो है वो जीवन परिचय बताना है अच्छी भाषा में, तभी आपको 5 नंबर बोर्ड एग्जाम में मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर अगला प्रश्न कि दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ से हिंदी में अनुवाद कीजिए। 5 नंबर का बोर्ड एग्जाम में आएगा। तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कौन सा पद्यांश है, तो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद् दुख भाग भवेत्। तो कश्चिद्, तो ये आपको जो है ये जो पद्यांश है ये बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये 5 नंबर का पूछा जाएगा। तो आपको कैसे संदर्भ लिखना है, ऐसे आपको संदर्भ लिखना है कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के अंतर्गत भारतीय संस्कृति नामक पाठ से उद्धृत है। इसमें सभी के कल्याण की कामना जो है वो की गई है। तो इतना बड़ा आपको संदर्भ देना है। 5 नंबर में पूछा जाएगा, ये आपको याद रखना है। इतना बड़ा आपको जो है वो संदर्भ जो है उसका देना है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि बोर्ड एग्जाम में कैसे प्रश्न जो है पूछा जाएगा। चलिए दिखा देता हूँ।
तो ये देख सकते हैं, दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ से हिंदी में अनुवाद कीजिए। 5 नंबर का प्रश्न जो है वो रहेगा, 2 रहेगा, कोई आपको एक करना रहेगा। तो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण पद्यांश है। तो ये हो गया इसका संदर्भ। अब हम बात करते हैं कि इसका अनुवाद कैसे करना है हिंदी में। तो हिंदी में अनुवाद क्या होगा, सब सुखी हों, सब रोग रहित हों, सब कल्याण को देखें, कोई भी दुखी ना हो। तो ये चीज़ है, ये इस तरीके से आपको इसका हिंदी में अनुवाद कर देना है। चलिए 5वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सो 5वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए। 4 नंबर का प्रश्न ये पूछा जाएगा आपके बोर्ड एग्जाम में, और कोई 2 क्वेश्चन आपको करने रहेंगे, 4 पूछा जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं, चलिए दिखा देता हूँ आपको। इस तरीके से पेपर आएगा आपका कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर जो है संस्कृत में दीजिए। भारतीय संस्कृति मूला किम अस्ति, पुरुराज का आसीत, चंद्रशेखरा का आसीत, वीर केन पूजते। तो 2 प्रश्न आपको करने रहेंगे, 2-2 नंबर का रहेगा, ये आपको ध्यान में रखना है हर क्वेश्चन। तो जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न उनको देख लेते हैं। मैं जो बता रहा हूँ बस अगर आप इसको तैयार कर लेते हैं तो यहाँ से आपके एक भी नंबर नहीं कटेगा, 4 में 4 नंबर आपको मिल जाएगा। बस पहला प्रश्न क्या है, चंद्रशेखरा का असीत। तो चंद्रशेखरा एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी देशभक्ता शीत, ये आपको बता देना हम। और दूसरा जो है ये है प्रश्न कि वीर केन पूजते। तो वीर वीरेण पूजते, ये दूसरा प्रश्न है और ये भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। फिर तीसरा प्रश्न ये है कि वाराणसी नगरी कस्या कूले स्थिता। तो वाराणसी गंगाया कूले स्थिता, ये आपका तीसरा प्रश्न इस तरीके से हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। फिर चौथा प्रश्न ये कि वाराणसी कैसा संगम स्थली अस्ति। वाराणसी कैसा संगम स्थली अस्ति। तो इयम नगरी विविधाना कलाना शिल्पाना च कृते लोके विश्रुता, ये आपको बता देना है। तो कुत्र मरणम मंगलम भवति। तो वाराणसी मरणम मंगलम भवति, ये 5 प्रश्न थे इसके अंतर्गत। ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण, अगर आप इनको तैयार कर लेते हैं तो यहाँ से 2 क्वेश्चन आपके फंस जाएंगे और 4 नंबर आपको बिल्कुल मिल जाएगा। तो ये थे 5 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।